मात्र मां को प्रसन्न करने के लिए। सूर्य देव को उनकी अथाह उष्णता के बारे में बताऊं, कौतूहल वशी सही मां निवेदन तो करेगी कि लल्ला इन्हें बाहर जाने दीजिए, प्रकाश को, विश्व को प्रकाश की आवश्यकता है। सुने आप, नारी तो प्रभुता से अक्षुण पौरुषे का नया अध्याय, नूतन विधान रच सकूं, संयुक्त आध्यात्म देह और मैं नारी, मैंने उसे पुरुष बना दिया। नारी तो प्रभुता के अक्षुण पौरुषेय का नया अध्याय, नूतन विधान रच सकूं और संयुक्त सागर गर्भ मंथन से वो सारे अनमोल रत्न निकाल सकूं जो अस्तुत्य में छिपे हुए हैं। हे आदिदेव, हे आराध्या, रत्न गर्भा, पैदा करने के लिए तुम्हें जमीन पे ही होना पड़ेगा, स्वर्ग में तो हर चीज अपने आप हो जाती है। तो हे आदिदेव आराध्या, रत्न गर्भा, नभ नीलांबरी, क्या तुम वो सनातनी भव्य प्रसूता लाक्षणिक नारी देह अर्पित कर सकोगी? लाक्षणिक आध्यात्मिक देह अर्पित कर सकोगी? पूरा कर पाओगी मेरा कालजयी अभीष्ट, मेरा मंतव्य? या वही मात्र मृगनयनी व्याघ्र कटिका कीरनासा नायिका सी बनकर आजीवन मीन मेघ ही निकालती रहोगी? तो लगे हाथ एक दो गजल सुना के दो चार शेर माँ के ऊपर हो जाए, दो चार शेर माँ के ऊपर हो जाए, उसके बाद आप जो गजल सुनाना चाहते हैं। दो चार थे ना भैया, एक सुना। हाँ, इसीलिए माँ कहना दो चार माई नहीं है। माँ भाई साहब 101 साल की होकर सवेरे 5 बजे उठी, बहुत हर अंग पता नहीं उसके चल रहे थे, कहीं से बचाई अब जाई। तब कह रही है चारू भाई बोलाते, चारू बहनी तुरी गटैया बैठी तो ऐसे जावे कर दी, बहुत मुहात रहे। और जब वो गई तो अमर त्रिपाठी कुछ ऐसे, हमारे दोस्त दिन रात मेरे में इतना रो रहा था, बुढ़ापे में रोना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक दिन मुझे बोधिसत्व की तरह ज्ञान हुआ कि अरे मैया ने मुझे बताया था कि जब मैं उसके गर्भ में था तो एक नाभिनाद से मैं जुड़ा हुआ था, वहां से मुझे खुराक मिलती थी, सांस मिलती थी, मैं जिंदा था। अब आप मुझे बताइए, विश्व में कोई शोध ग्रंथ हो, कोई शोधकर्ता मुझे हरा दे कि जब मैं जिंदा हूं तो मां कैसे मर सकती है, रूप बदल सकता है। और मेरी वो भैया, यह गजल भी डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी को समर्पित इसलिए है कि इन्हीं के गांव की भाषा है। अच्छा, आप माँ को क्या कहते हैं भाई साहब? माई। आप क्या कहते हैं बाबूजी? माई माता। मैं मम्मी कहता था। माई अम्मा महाराष्ट्र में आई। सुनिए, माई मतवा आई मैया, माई मतवा आई मैया, घर की आना पाई मैया। आनंद लीजिए, ऐसी गजल सुनने को नहीं मिलेगी। माई मतवा आई मैया, घर की आना पाई मैया। उसके बाद वाली माँ को लड्डू मोहन क्या बोलती थी, तो मैंने भी बोलना शुरू किया, मोहन भोग मिठाई मैया। लालित्य देखें, मोहन भोग मिठाई मैया, माखन दूध मलाई, माखन दूध मलाई मैया। अरे बरगद के बिरवा बाबू और बापू की परछाई मैया, बरगद के बिरवा बाबू जी, बरगद की परछाई मैया। बाबूजी हमारे गोरखपुर के घर का नाम हाता है। गोरखपुर में धर्मशाला बाजार का हाथा समझ लीजिए, धर्मशाला बाजार। बाबूजी घर द्वार के हाथा, तुलसी दल अंगनाई मैया। बाबूजी घर द्वार के हाथा। भाई साहब 2 मिनट के लिए रख दीजिए, उससे व्यवधान पड़ेगा। 2 मिनट, सही बात। बेटा 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, मत लाओ, 1 मिनट दे दे भैया, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। मोहन भोग मिठाई मैया, माखन दूध मलाई मैया, बाबूजी घर द्वार के हाथा,
तुलसी दल अंगनाई मैया। अरे ड्योढ़ी के दीपक बाबूजी, ड्योढ़ी के दीपक बाबूजी घर की दिया सलाई मैया। ड्योढ़ी के दीपक बाबू, बहुत सरल। ड्योढ़ी के दीपक बाबूजी, घर की दिया सलाई मैया। जब मेरा अक्षय कोष खत्म हुआ तो बच्चों की तरह मैं जिद पे आ गया कि कुछ तो माँ को बोलूं। तो घर की चादर झालर पर्दा कंबल शाल रजाई मैया। घर की चादर झालर पर्दा कंबल शाल रजाई मैया। हरे अक्षय निधि जीवन की पूंजी पावन खरी कमाई मैया। अक्षय निधि जीवन की पूंजी। 90 साल के पिताजी, 87 साल की माँ, हर साल जाड़े में बाबूजी के लिए मफलर स्वेटर, बाबूजी के हर जाड़े में मफलर ऊन सलाई मैया। और बाबूजी की वेद ऋचा माँ, कविता श्लोक रुबाई मैया। गीता का सद्ज्ञान पिताजी, मानस की चौपाई मैया। गीता का सद्ज्ञान पिताजी, मानस की चौपाई मैया। और घर की सुई डोरा पहसुल कथरी की तुरपाई मैया। बहुत खूब। संकट की हर दोपहरी में छांव भरी अमराई मैया। और माँ तो जसोदा जैसी समझे सागर की चतुराई। बाबूजी पर्वत से ऊंचे, सागर की गहराई। ऐसा लग रहा है कि पूजन करके उठे हैं। हम लोग पूजा करने बैठे थे, फिर पूजा करके उठे पहले लगिएगा हमारे यहाँ अपने गाँव हम भाई बेटे किए तो आपका बड़प्पन है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा बेटा, शायद आपको नहीं पता, मैंने माँ के ऊपर 10,000 शेर लिखे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 10,000 शेर। तो जो चीज को कहा है और युद्ध के बारे में जो मैंने सुना, ये मुझे पता नहीं था। तो आपके शब्दों ने बताया और इन्होंने भारत को सजोने संवारने से लेकर के उसके इतिहास से लेकर के और उसी में वह बुरा वक्त जो आर्यावर्त पे गुजर के फिर भारत बना, फिर हिंदुस्तान बनने के बाद अब भारत बन रहा है, उसकी व्यथा आप एक एक शब्द में पढ़िए। मैं अब मंच को फिर से पुनः उस जगह लेकर आता हूँ, क्योंकि समीक्षा की कड़ी में स्तुत्य के विषय में जो भी अपनी अभिव्यक्ति डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी ने कही, तो उन्होंने उसके साथ एक चीज कहा कि इसके लिए अभी हमारा समय पूरा नहीं है, तो मैं दांव छोड़ूंगा नहीं, सागर साहब से ही इजाजत चाहूंगा। फिर ये एक बार समय दें, बिल्कुल, कि हम फिर बोईसर में बड़ी महफिल जब भी के लिए सजाए, रात 12 बजे जब समय के साथ हम आपको सुन पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक शाम सागर साहब के नाम देखिए। वैसे भी हम लोग सागर किनारे हैं तो कोई तकलीफ नहीं है। और यहाँ एक नारी शक्ति है, मैं चाहूंगा कि आज नारी शक्ति मंच पर हैं सब, तो आपसे भी आग्रह है कि आप थोड़ा नाश्ता करने दीजिए ताकि सायंकाल अब आप सब कर सकते हैं करते हुए विराजमान यहाँ भी बैठ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि वहाँ थोड़ा हाइट का भी इशू रहता है। वो पिछली बार हाइट के लिए नहीं पा रहे, जो नहीं पा रहे कुछ खाते रहिए, कुछ ना कुछ खाते रहिए। अभी पाव भाजी ठंडी हो रही। अब मैं समीक्षा, ब्राह्मण को इसी तरह लालच दीजिए, 3 बजे तक बैठा साहब घर अपना है, हाँ, अतिथि हमारे सब घर के हैं, इसमें सब परिवार है ये। और चाहिए अब मैं समीक्षा के अगली कड़ी में हमारे बीच में एक ऐसे साहित्य के विशेष व्यक्तित्व, महर्षि दयानंद कॉलेज के हिंदी विभाग अध्यक्ष आदरणीय उमेश शुक्ल जी यहाँ हैं, और उनका वक्तव्य इस पुस्तक पर आज जो यह समीक्षा का वक्त है उसमें न रहे तो थोड़ा सा खाली खाली सा लगता है। और हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब कोई व्यक्ति पुस्तक के विषय में दें। डॉक्टर उमेश वो कहते थे सागर त्रिपाठी जी,
मैं भाई प्रभाशंकर मिश्र जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने सत्य जैसा ग्रंथ लिखा। मित्रों, किसी एक रचना को रचने में रचनाकार के लिए बड़ी लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, और ये 18 रुद्राक्ष की एक ऐसी माला है कि जिसके एक एक मणिये को पार करते हुए हमें जो गहरे मंथन के और गहरे समय की आवश्यकता है। तो अगर इस तत्व पे हमें कुछ बोलना हो, बहुत जल्दीबाजी हो, बहुत सही कहा, बहुत जल्दीबाजी हो, इसके लिए समझ लीजिए। क्योंकि हिम्मत देखिए कलमकार की, बड़े भरोसे से बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा में नोट कीजिएगा, किसी भी कवि का कोई एक ग्रंथ ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें 18 की 18 लंबी कविताएं हो, नहीं मिलेगा। हिंदी साहित्य ढूंढ डालिए, उर्दू देख लीजिए, अरबी, फारसी, विश्व के किसी भी साहित्य के पास जाइए, तो ये 18 रुद्राक्ष की ऐसी मालाएं हैं जिन्हें जब सिद्ध किया जाएगा तो 15वीं सदी से शिवाजी से शुरू होते, वहां से लेकर के आज तक आजाद भारत में, मतलब भारत के बनने के, भारत के रचने के, भारत के विकास के जो अपनी एक धारा रही है, प्रवाह रहा है, कवि ने उसे बहुत ही अच्छी तरीके से इस ऋतु में बांधा, और बांधते समय एक बात का बहुत अच्छा ध्यान रखा, तुलसीदास की तरह, कि बात अगर हमें कहनी है कि लोगों के समझ में आए, तो बुद्ध का कलम से शब्दों का, ये कह लीजिए काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों को लेकर के जबरदस्ती उन सिद्धांतों को ठूसने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसको सहज सरल भाषा में कि अगर पाठक उसको पढ़े तो पढ़ने के बाद उसे आराम से वो समझ में आ जाए। क्योंकि जहां तक मैं समझता हूँ तो जैसे साहित्यकारों के लिए कम लिखा गया, ऐसे लोगों के लिए जो अपने विरासत को, जो अपनी संस्कृति को, जो अपने संस्कार को, जो अपने परिवार को, जो अपने खान पान को, जो अपने रहन सहन को नहीं जानते हैं, क्योंकि आज की ये जो युवा पीढ़ी पैदा हो रही है वो अंग्रेजीदार है, उसे विरासत का पता नहीं कि हमारा गुरूर क्या रहा है, हमारी संपत्ति क्या रही है, हमारी धरोहर क्या रही है। क्योंकि ये तो पिज्जा बर्गर वाले लोग हैं, तो इसको तो उन्हें ये बताएगा कि नहीं हमारी विरासत ये है, यहाँ जीजाबाई होती है, शिवाजी होते हैं, या श्री राम, मतलब क्या है कि ये ले आकर के इससे तो हमें इससे जोड़ता है। तो मित्रों, किसी भी रचनाकार के सामने उसके ग्रंथ पे हम बातें करें, और बातें करने के दौरान जो अच्छी अच्छी बातें करें, या बातें करते हुए हम जो साइड से निकल जाए, तो शायद मैं कहता हूं कि फिर उस ग्रंथ या उस रचनाकार के साथ ईमानदारी नहीं होगी। तो इस बात को आप जानिएगा, कालिदास ने लिखा 550 साल बाद, कालिदास के लेखक, नाम सुना कालिदास का, विश्व साहित्य में उनके जैसा सानी जो है, उनके बराबर का रचनाकार नहीं हुआ है। लेकिन कालिदास का मूल्यांकन कब हुआ मिश्र जी? 550 साल बाद उज्जैन के ही मल्लिनाथ के हाथ में जब उनका साहित्य आया, बिल्कुल। तो जब कालिदास को मल्लिनाथ ने पढ़ा, तो पढ़े जाने के बाद तो मल्लिनाथ लेकर के वो उनके ग्रंथ को नाचने लगा। ऐसी स्थिति में फिर जब उस पर चर्चा शुरू हुई तो पता चला कि नहीं, ये तो कालिदास छुपे पड़े थे। तो मित्रों, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है, हम तुरंत लिखते हैं, मैं स्वयं की भी बात कर रहा हूँ, हम तुरंत लिखते हैं, हमारे पास छपने की व्यवस्था है, हम प्रचार प्रसार के माध्यम से उसको फैला देते हैं। तो निश्चित तौर पे समीक्षा उतने सालों की बात तो नहीं, लेकिन 10-20-30 सालों में ये पुस्तक ये बताते थी, जैसे निराला का राज्य है, छोटी सी किताब है, पेपर बैक संस्करण में, जो भी साहित्यिक व्यक्ति होगा उसके घर में वो छोटी सी किताब लगभग जो 78 पेज की है, वो पेपर बैक संस्करण से उसके रैक में होगी। इन्होंने बहुत ही महंगे कागज पे, पब्लिशर अच्छा मिला उसको छापा है। सुझाव मैं मिश्र जी को देता हूँ, कुछ पब्लिशर से बोलिए कि जो सबसे रद्दी कागज होता है पेपर बैक संस्करण में, इसको निकाले, जिससे कि कोई भी व्यक्ति 30, 40, 50, 60 रुपए की किताब होगी तो वो खरीद के अपने घर में रख सकता है। इजी टू सर्व। तो ऐसी स्थिति में होगा, क्योंकि इसका जो इनका उद्देश्य है, उद्देश्य ये है कि हम अपनी विरासत से अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को परिचित करें। ये तो उसका एक पक्ष हुआ। मित्रों, बार बार नंदन जी भी चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर त्रिपाठी ने उस पर चर्चा की, लेकिन अपनी बात को इन्होंने 3 खंडों में बांटा। जब इन्होंने बात उठाई थी शिल्प की, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो गई
कि इन्होंने शिल्प को अच्छी तरह से देखा तो मजा है, लेकिन फिर ये जो तुरंत कथानक की तरफ निकल गए, तो इनके 3 खंड की बातों में आप ये जान लीजिएगा कि मैं तो केवल 18 आलेख की बात कर रहा था। इस एक किताब पे 18 विद्वान जो है अगर बोलने के लिए आए तो बड़े आराम से एकदम इजी होकर बोल लेंगे, उनको जरा सी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसे उठाया कि कोई इसके कथ्य को लेके आगे बढ़े, कोई इसके शिल्प को लेकर के आगे बढ़े, तो शिल्प में कोई भाषा के साथ चले, तो पता चलेगा कि यहाँ से एक नहीं इतनी अर्थ छटाएं निकलेंगी, इतनी अर्थ छटाएं निकलेंगी कि अस्तित्व को समझना और उसको समझने के लिए, क्योंकि मैं इतनी आसानी से इसके लिए बोल ले रहा हूँ कि कृपाशंकर मिश्र जी पिछले 5-6 साल से हमारे साथ हैं। तो अगर किसी भी रचनाकार की रचना की प्रक्रिया को जान लो, और डॉक्टर उमेश तो कृपाशंकर मिश्र को ही जान रहा है कि नहीं कैसे वो रच रहे हैं, कैसे वो गढ़ रहे हैं, तो उनके रचने और गढ़ने की प्रक्रिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आज प्रयागराज कहते हैं, उस कैंपस से शुरू है। इस बात को आप जान लीजिएगा कि जैसे एक बच्चे को पैदा करने में माँ को 9 महीने कितने कष्ट उठाने होते हैं, जो पीड़ा होती है, ठीक वही पीड़ा एक रचनाकार को अपनी रचना में होती है। और यहाँ तो 18 रुद्राक्ष गाने, कितना वो पक्का होगा, क्योंकि रचना एक दिन में नहीं आती। जब बन के छप के हमारे पास आती है तो वो रचना फिर रचनाकार की बात, डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र की नहीं रह जाती है, वो पाठक की होती है। हर पाठक अपने तरीके से उसका आनंद लेगा, उसकी आलोचना भी करेगा, मजे लेगा, और वो अंडरलाइन करके बताएगा कि नहीं बेटा ये देखो, ये हमारे जो ऐतिहासिक चरित्र हैं, ये हमारे पौराणिक चरित्र हैं, ये हमारे सांस्कृतिक चरित्र हैं, और ये जो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक हो सकता है। तो मित्रों 21वीं सदी भारत की सदी है, तो उसमें बहुत सी चीजों को जब याद किया जाएगा तो स्तुत्व का जहां तक मुझे भरोसा है, क्योंकि मैं आशावादी बहुत ज्यादा हूँ, तो जहां तक मैं समझता हूँ कि इसका पेपर बैक संस्करण सामने होगा तो शायद ये हमारी नई पीढ़ी को रास्ता दिखाने का एक टूल्स का काम करेगा। डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ इतने अच्छे ग्रंथ को लिखने के लिए, और आप लोगों की संकल्पना साकार हो कि इस पे एक सेमिनार हो, और फिर व्यवस्थित रूप से एक आलेख को, एक जो है लंबी कविता को लेकर के और उस पे हम बातें करें। हार्दिक धन्यवाद नंदन जी, हार्दिक धन्यवाद आपने आमंत्रित किया। हम मर्यादा प्रिय हैं, बहुत बहुत उनके पैनल धन्यवाद। में नहीं बैठना। नहीं, यह कहते हुए एक ब्राह्मण आके सोफे पे ऊपर बैठ गया। डॉक्टर ब्राह्मणता है। चंद शुक्ल जी, देखिए मैं मौके को नहीं छोड़ता हूँ। जैसे हमने सागर साहब से अनुमति ले ली है, उन्होंने कह दिया है कि अगला कार्यक्रम बोईसर में एक सागर कहीं भी पार्टी नहीं, के हमारे नाम। यहाँ करिए, अली बात नहीं। वैसे ही मैं उमेश जी की बातों से एक चीज आज इस मंच से अनाउंस कर देता हूँ कि स्तुत्य की 1000 पुस्तक का जो प्रिंटिंग प्रकाशन का काम एशियन क्लब की तरफ से बहुत लोगों तक स्तुत्य को पहुंचाने का एक अगला प्रयास है। और कम से कम 1000 कहा, भगवान ने अगर सक्षम बनाया तो हम बड़ी संख्या में नहीं, इसको बहुत अच्छा। घर घर 1000 आप पहुंचाने का प्रयास पेपर करें। बैग तो उसको निकालिए। हाँ, हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मार्गदर्शन किया। रही बात बैठने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि मूर्धन्य जी को पता है नीचे तो नाप के आए हैं। एक गिलास पानी डॉक्टर साहब, मूर्धन्य जी को पता है कि ऑलरेडी 11 फीट ऊपर है, इसलिए उनको कुछ तकलीफ नहीं है, और हम सब इसीलिए नीचे बैठे थे। जमीन से 11 फीट ऊपर है हम लोग। सागर यहाँ तक आएगा तो भी कुछ तकलीफ नहीं है, उससे हम आनंद लेंगे। आज वर्षा भी हुई है, देख लीजिए कई चीजें हैं। आज पहली वर्षा हुई है। सही बात है, ये आज दिखता है कि मैंने बोला ना कि घटा आज यहाँ कई चीजें नहीं हुई हैं, तो आज आप सबका आना जो है ना, वास्तव में कुछ न कुछ प्राकृतिक कृपा संदेश लेके आए हैं। नहीं, एक संदेश तो आज मुझको यहाँ से मिला है, अब बिना मेहरारू खत्म न जा। अरे इनके नसीब वो क्या करेंगे? देखिए, अब मैं कार्यक्रम को समय में बांधते हुए हमारे संरक्षक निर्झरने के आदरणीय के श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि आदरणीय डॉक्टर साहब की पुस्तक स्तुत्य को अपना आशीर्वचन दें। डॉक्टर के श्रीवास्तव जी। परम आदरणीय डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी, डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी, डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ला जी,
और हमारे निर्झड़ी के बाकी सब सदस्य, जब डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र का मैसेज मुझे मिला कि ये पुस्तक अमेरिकन कांग्रेस लाइब्रेरी में सेलेक्ट हुई है, मैंने विदिन 10 मिनट्स नंदन जी को फोन किया कि हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है और आप शीघ्र से शीघ्र एक कार्यक्रम का आयोजन कीजिए जिसमें डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी का हम लोग सम्मान कर सकें। एक्चुअली ये डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र का सम्मान नहीं है, ये हमारा अपना सम्मान है। एक आदमी जिनके साथ उठता बैठता हूँ, मैंने इस ऊंचाई पे पहुंच गया है, तो उनके साथ रहने में मेरा भी सम्मान है। तो नंदन जी ने मेरी बात मानी और कृपाशंकर जी मिश्र के साथ साथ 2 और अनमोल हीरे ले आए डॉक्टर रुपेश चंद्र शुक्ला जी। हम तो आपके परिवार हैं सर, कभी नहीं बोले। मेहरारू 100 रुपया गजल सुनने के लिए तो आप मुफ्त सुनाता रहती है। जब पिछले दिनों एक कार्यक्रम हुआ था डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी ने जोगेश्वरी में, उमेश चंद्र शुक्ला साहब ने उसका संचालन किया था, मैं भी उस कार्यक्रम में गया था। तो वहां पे मुझे स्तुति पुस्तक की एक प्रति मिली थी। वो पुस्तक मैं बैग में वहां पे मिला और काफी विलम्ब हो चुका था, अपने बैग में रखा और घर आ गया। कई दिन तक वो बैग ऐसे ही पड़ा रहा। एक दिन मैंने खोला बैग, हमने कहा कि पुस्तक तो देखा जाए। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने उसको आप लाइटली नहीं पढ़ सकते, और उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो उम्र के इस पड़ाव पे आने के बावजूद मुझे मालूम नहीं थी। और वो एक महाकाव्य इस तरह का जिसमें कविता के साथ साथ हिस्ट्री भी है। जिस किसी भी महापुरुष के बारे में लिखा गया है उसका पहले संक्षिप्त इतिहास भी है। आज वो पुस्तक मेरे सिरहाने पड़ी रहती है और रात को सोने के पहले मेरी आदत है मैं कुछ न कुछ पढ़ने की। मैं 10 मिनट उस पुस्तक को जरूर पढ़ता हूँ, चाहे जहां से खुल जाए। तो इस तरह की रचना के लिए मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र को नमन करता हूँ, उनकी लेखनी को नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि चलिए भविष्य में इससे भी अच्छी पुस्तक लिखें आप। लेकिन जो नंदन जी ने कहा कि 1000 प्रति मैं इसकी प्रकाशित कराऊंगा, बहुत बड़ी चीज है। और ये पुस्तक ऐसी है कि बुढ़ों से ज्यादा बच्चों को जरूरत है जो जाने कि हमारा इतिहास क्या है, हम क्या हैं। तो आपका जो ये है कि मैं 1000 पुस्तक प्रकाशित कराऊंगा, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। समय काफी हो चुका है, धन्यवाद सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। प्लूटोनियम से खेलता था। वही मैं कह रहा हूँ। अब देखिए सर, यहाँ भी हम बात खा गए सर, प्लूटोनियम से खेल के जिंदा बचे हो, ये कि मेहरारू वाला समाज पे आप कितने आतंकित रहते हैं भाभी से। 126 बार आपने अभी याद किया। देखिए ये मोहब्बत भी हो सकती है, इससे ये पता चलता है कितने शक्तिमान मोहब्बत है। ये याद करने की शायरों की अदाएं हैं, याद करने का तरीका याद करने की वैल्यू तब है जब ये मैसेज घर तक पहुंचे तब। नहीं, ये इतिहास है। याद करने की वैल्यू तब है जब घर तक मैसेज पहुंचे तब। जो भी हो संभाल ले अपना काम। भाभी जी को पता है कि पूरे दिन में 501 बार नाम इनको लेना ही लेना है। नहीं तो अब पूरा करना, नहीं तो घर नहीं आना है। ये चालीसा है जो ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं तो ये समझूंगा कि कवि के रूप में एक संदेश है कि सब लोग इस तरह से प्यार करो और सब लोग अपने को याद करो। अब मैं इस सुखद पल को और भी आगे सुखद बनाने के लिए हमारे आदरणीय शेखर तिवारी जी यहाँ पे एक बहुत अच्छे कवि साहित्यकार हैं। मैं चाहूँगा कि इस विषय पर भी और अपनी अभिव्यक्ति शेखर तिवारी जी। आदरणीय नंदन जी, बहुत आभार। डॉक्टर सागर सर प्रणाम करता हूँ। शुक्ल सर, कृपाशंकर मिश्र जी, इस दुख को मैं बहुत बधाई देता हूँ और अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ कि आप लोगों के बीच मुझे खड़े रहने का, सुनने का मौका मिला। मैं शेखर रामकृष्ण तिवारी खंडवा से हूँ और मेरे पिता स्वर्गीय रामकृष्ण तिवारी अपने जमाने में कवि थे। मैं उनकी 1-4 लाइनों से अपनी बात शुरू करता हूँ कि हर नजर में नीर की गहराइयाँ हैं, हर नजर में नीर की गहराइयाँ हैं,
हर अधर पर पीर की परछाइयां हैं। मत करो अपमान बहते आंसुओं का, अरे आंसुओं के बोझ ही शहनाइयां। अरे वाह क्या बात किशोर कुमार साहब के मित्र थे, क्लासमेट थे, एक साथ उन्होंने रूम भी शेयर किया है। अरे वाह, खंडवा से ही थे ना वो भी। जी हम थे, और जब किशोर कुमार साहब खिलवाए तो उन्होंने याद किया, पिताजी को याद रखा अपने 5-6 मित्रों में से बचपन में। तो उसमें से एक मेरे पिताजी थे, और इन जवानी के 4 यार प्यार किए जा, वाह वाह, वो गाना उन्होंने स्टेज से गाया और अपने मित्रों से भी एक लाइन गवाई। तो पिताजी ने उनके बर्थडे पे 2 लाइनें प्रस्तुत की। बर्थडे आया उनका कि सांस की जिंदगी के जितने भी तार शेष हैं, जन्मदिन पर यार सारे के सारे पेश हैं। इतनी बड़ी हस्ती को और क्या दे सकते थे, तो उन्होंने ये 2 लाइनें कही। सर इजाजत है तो मैं अपनी एक छोटी सी रचना रखूं? जी मैं आपको सुनाऊंगा मजदूर। अभी मजदूर दिवस गया है 1 मई को, और तो गरीबी का मैं हूँ बेटा, गरीबी का मैं हूँ बेटा, न घी की रोटी न सुंदर तकिया। गरीबी का मैं हूँ बेटा, न घी की रोटी न सुंदर तकिया, अरमानों की सूली चढ़कर लाचारी का कोट पहनता, भूचारों से टकराने को रोज निकलता, मर जीता, आस लगाए बैठा रहता, कभी तो होगा बेहतर से बेटा। बेटे को इसके साहित्यिक ने स्वीकार कहा है। बेटे This program is co-sponsored by All-in-One Service, आपके घर के इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस, प्लम्बिंग सर्विस, वाटर फिल्टर, वॉशिंग मशीन, AC, फ्रिज मेंटेनेंस etc। एक फोन पर उपलब्ध प्रशिक्षित कारीगर, बेहतरीन सुविधा, कॉल करें .com। अन्य सर्विसेज पैकर्स एंड मूवर्स, होम डिलीवरी A to Z, हाउस होल्ड मटेरियल, हैंड क्राफ्ट मटेरियल, रिलीजियस टूर्स प्लानर, होटल बुकिंग सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया, इवेंट प्लानर, केटरिंग सर्विसेज, म्यूजिकल प्रोग्राम, गाइडेंस फॉर ऑल टाइप बिजनेस।